हेलो बच्चों, वेलकम टू द टॉपर्स कोट। मैं हूं सौरभ, आप सभी का मैथ्स टीचर। जैसे कि हम सबको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम सर पर आ गए हैं, ठीक है। और जिसने पढ़ाई नहीं करी है वो बच्चे अभी पढ़ाई में लग गए होंगे फटाफट, ठीक है। तो मैं उन बच्चों की हेल्प करने आया हूं जिसने पढ़ाई करी है। उसके लिए एक रिवीजन होगा, एक उनके लिए दिमाग खोलने वाला सेशन होगा, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए मेरी तरफ से एक डीप एनालिसिस होगी कि हाँ किस तरह से जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को एग्जाम रूम में, तो हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आज आपके लिए लाया हूं 3 टॉपिक। मैं 3 टॉपिक पर क्लियरली बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो किस लेआउट में आएगा और उसको करने की हमारी कैसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे हम 3 घंटे अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। 3 घंटे नहीं, एक्चुअली 3 घंटे 15 मिनट मैं कहूंगा, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमें अपनी आंसर शीट कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो आंसर शीट कैसे लिखनी चाहिए ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है भाई। और उसके बाद में एक हम बात करेंगे मैथ्स के जो टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन्स है, मतलब कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन ये सीबीएसई उठाता है, इस पर हम बात करेंगे। तो मैंने इनकी साइट पर जाकर के काफी रिसर्च किया, उसके बाद में मुझे कुछ चीजें पता चली हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में, आप बने रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है भाई। तो लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्वेश्चन पेपर को समझना। जिस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमें उसके बारे में कितनी नॉलेज है वो डिफाइन करेगा कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, जैसे कि बोर्ड पर मैंने पहले से लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम अभी बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के ब्रेकडाउन पर। जो क्वेश्चन आता है आपका वो सेक्शनल क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है भाई। सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस आएंगे वो सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई, ठीक है भाई। अब किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन में जो क्वेश्चन रहेंगे उनका क्या वेटेज रहेगा, क्या मार्क्स रहेगा, और उनमें जो चेक करने का, जो आंसर शीट चेक करते हैं जब टीचर्स, तो किस तरह से मार्क्स को उसमें देते हैं वो, और किस आंसर में, किस क्वेश्चन में वो ज्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं, किस क्वेश्चन में वो मार्क्स आपको नहीं दे सकते एक्स्ट्रा, इन सब पे बात होगी। सो दैट आप लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी बना करके और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन आएगा, खास करके मैथ का, उसमें रहेगा 38 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 38 क्वेश्चन, मतलब टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए, सेक्शन ए बी सी डी है, तो ए में एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक आएगा, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, ठीक है भाई, बोलो। और 5 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, बोलो भाई, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आएंगे इसमें, बोलो, ठीक है, मतलब सेक्शन सी में। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर, तो 4 क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में और 3 क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ये हो गया नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, ठीक है। हर सेक्शन में इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखिए, अब ईच सेक्शन को इन्होंने कुछ मार्क्स वाइज डिवाइड किया है। तो पहले सेक्शन में इन्होंने बोला कि जो 20 क्वेश्चन हम देंगे ना, वो या तो एमसीक्यू देंगे या तो वेरी शॉर्ट आंसर देंगे। तो आपने जनरली देखा होगा 1 से 18 क्वेश्चन जो होता है वो रहता है एमसीक्यू, और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं 19 और 20, उसमें ये क्या करते हैं, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन डाल दिया, कुछ जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन डाल दिया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन एक आता है 2 मार्क्स का जो भी रहता है, मतलब 19 और 21 1 मार्क्स के ईच, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन रहेंगे ये 1 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से ये टोटल कितने मार्क्स बनाएंगे? 20 मार्क्स, ठीक है भाई। उसके बाद में यहां पर हम आए, अच्छा इसमें आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन इसमें आने जरूरी है, इसमें प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हालांकि ओवरऑल अगर वेटेज देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का इतना वेटेज नहीं है क्वेश्चन में, पर स्टिल यहां पर प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब आते हैं हम इन 5 क्वेश्चन, यानी सेक्शन 2 में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और ये वेरी शॉर्ट आंसर रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये टोटल कितने मार्क्स बनाते हैं? 10 मार्क्स, बोलो भाई, ठीक है। अब ऑप्शन सेक्शन नंबर सी में ये रहता है 6 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन रहते हैं 3 मार्क्स के। ये होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, लीनियर इक्वेशन का हो गया, कुछ प्रूफ करने का दे दिया छोटा मोटा, तो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो इस सेक्शन के अंदर आएंगे, सेक्शन सी में आएंगे, ठीक है। और ऐसे ये बनाता है 18 मार्क्स। फिर उसके बाद में सेक्शन डी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो ये
ये दोनों सेक्शन एक ऐसे सेक्शन है जिसमें टीचर आपको नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि क्वेश्चन में सो एंड सो गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड सो एंड सो, ठीक है। आपने क्या किया, वो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का फॉर एग्जांपल, ठीक है, लंबा क्वेश्चन होगा, 1-2 पेज में होगा, बट आपने क्या किया, गिवन लिख दिया। क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया एक जगह, और यहां पर लिख दिया टू फाइंड या फिर टू प्रूव, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो लिख दिया अगर आपको याद आ रहा है तो। बस उसके बाद आप कुछ नहीं लिख पाए, आपने आंसर नहीं लिखा, स्टेप्स नहीं लिखा। तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो मे बी टीचर आपको क्या करे कि गिवन के 1 मार्क्स दे दे लिखने के, टू फाइंड और फॉर्मूला लिखने के 1 या 1.5 मार्क्स दे दे, तो आपको हो सकता है वो 2.5 मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है भाई। और बाकी के 2.5 मार्क्स जो है वो सॉल्व करने के और आंसर लिखने के होते हैं। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम है, इस तरह से मार्किंग चलती है सीबीएसई में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ के आना है, ठीक है, सब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। तो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन जो मैं अभी बड़ा लिखने जा रहा हूं वो क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है भाई। क्या है, अटेम्प्ट ऑल, तो सब सारा कुछ अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसमें ध्यान ये देना है कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन करिए, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा होगा कि सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन होगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि आइदर ये वाला करिए और ये वाला करिए, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें लिखा रहेगा और, तो दोनों में आपको जो क्वेश्चन आता है वो करिए, ठीक है। इस तरह से आप जिसमें श्योर है वो करिए। अभी इसके बारे में बात करूंगा कि आंसर शीट को कैसे लिखना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स ला पाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आता है एक केस स्टडी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4-4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और ये 12 मार्क्स बनाता है। इस तरह से अगर हम टोटल करें तो देखिए यहाँ पर ये 20 मार्क्स और ये हो जाएगा 10 मार्क्स और ये हो गया 18 मार्क्स और 12 मार्क्स और 20 मार्क्स, ठीक है भाई। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 80 मार्क्स। तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो होता है 80 मार्क्स का। किस सेक्शन में कैसे ये सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे क्वेश्चन मिलता है, देखिए लोग कहेंगे क्वेश्चन करने का जो टाइम रहता है वो कितना रहता है, 3 घंटा, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से मैं कहूंगा आप ये समझ के चलिए कि जो क्वेश्चन का टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 3 आवर प्लस 15 मिनट। देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उसके बाद आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम। तो अभी क्या है, इस 15 मिनट की रीडिंग टाइम में व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, क्या हमें बैठ के अपनी पेंसिल शार्प करनी चाहिए या क्वेश्चन को देखना चाहिए या इधर उधर देखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उस 15 मिनट में। वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेंगे कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं 3 आवर्स तो आपके और एक्स्ट्रा मिनट्स ना खर्च हो, इसलिए उन 15 मिनट को यूटिलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन 15 मिनट को आप यूटिलाइज करेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप स्टार्टिंग से देखिए या एंड से देखिए, ठीक है, बट मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पलटिए और उन क्वेश्चंस को देखिए जो क्वेश्चन और करके लिखे हुए, यानी कि जिन क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शनल वाले, ठीक है। जैसे आपको सेक्शन बी, सी, डी और ई, इन सब में एक एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एक एक क्वेश्चन इन सब में ऐसा मिलेगा जो ऑप्शन में रहेगा कि या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये क्वेश्चन करिए, या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये क्वेश्चन करिए। तो मैं कहूंगा कि आप इन चारों क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को देखने में आप 5 से 6 मिनट लगा दीजिए, ठीक है। और उसी टाइम पे आप जैसे इन क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपने क्वेश्चन को देखते ही डिसाइड करना है कि आई विल डू दिस क्वेश्चन। फटाफट वही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इन दोनों क्वेश्चन में ये करना है, इन दोनों क्वेश्चन में ये करना है, इन दोनों क्वेश्चन में ये करना है, इन दोनों, और अपने माइंड में श्योर शॉर्ट हो जाइए कि मुझे वही क्वेश्चन करना है, वो डिसीजन को चेंज नहीं करना। आपने क्या किया, 6 मिनट की एनालिसिस करी और फटाफट नोट डाउन कर लिया अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, आप श्योर शॉर्ट हो, ठीक है। इन केस अगर दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, देन लीव इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव स्टिल 9 मिनट्स लेफ्ट। आपके पास अभी भी 7 से 8 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग मतलब मेंटल रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके बाद में जो एमसीक्यू का लास्ट वाला 2 क्वेश्चन आता है, उन सबको फटाफट देखिए,
उन सबको देखिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप ये चेक करना मत भूलिए कि क्वेश्चन पेपर में जितने पेजेस लिखे हैं उतने पेजेस है या नहीं, मतलब मेरे 38 क्वेश्चंस है कि नहीं, उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो आप तुरंत हैंड रेज योर हैंड एंड टेल द एग्जामिनर कि ऐसा ऐसा है भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आपको इन 15 मिनट में क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है। क्या बनाना है? अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है कि मुझे क्वेश्चन को किल कैसे करना है, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, फिर 15 मिनट बाद आपको मिलेगी कॉपी, ठीक है। जैसे ही कॉपी मिलती है, सबको कॉपी मिल जाती है, वैसे ही आपका टाइम हो जाता है स्टार्ट। अब कॉपी मिलने के बाद भी आपको हिडन टाइम मिलेगा 2 से 3 मिनट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर आपको 2 से 3 मिनट का हिडन टाइम मिलेगा। उसमें अगर आप मैथ्स का पेपर करने गए हो तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि जो पेज है, आपका पेज है, उसमें फटाक से मार्जिन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 5-6 पेजेस पर आप आप 5-6 पेजेस पर एटलीस्ट छोटी छोटी मार्जिन को ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप रफ कर सकें उसमें, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री का आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, फिर कुछ चीजें होंगी जो आप एग्जाम से तुरंत पहले रट के जाएंगे, 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट पहले, तो उन चीजों को अपने दिमाग में आप रिवाइज करते रहेंगे। अच्छा, अब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, आप भी आपके दिमाग में वही चीजें चल रही हैं, आपका जो है ब्रीथिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई है, तो आप रिलैक्स करिए। हाँ, इन 15 मिनट में आपको रिलैक्स नहीं करना है, कॉपी मिलने के 2 मिनट तक आपको रिलैक्स नहीं करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, जो चीज आप अभी रट रहे हो वो चीजों को फटाफट आपको इस मार्जिन में छोटा छोटा जल्दी जल्दी नोट कर लेना है, ठीक है। सो दैट इन केस वो क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा आपने ये 15 मिनट पढ़ा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि हाँ वो क्वेश्चन आया है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा हो अपने दिमाग में आपने जैसे याद करके गए हैं कि tan 45 1 होता है, tan 45 1, आप भूल रहे हो कि tan 45 1 होता है, आप छोटा सा यहाँ लिख लीजिए tan 45 1 होता है, बस बात खत्म, ठीक है। इन केस अगर जब पेपर करते समय उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप उसे पलटिए और लिखिए, नहीं तो क्या होगा, नर्वसनेस होगी। आप वो डेटा याद करते रहोगे जो एग्जाम से आधे घंटे पहले आप पढ़ के गए हो, और वही डेटा को आप याद करते करते बाकी सारे क्वेश्चंस में वही गलतियां आप करते रहोगे, उसके चक्कर में बाकी सारी चीजें गड़बड़ होती रहेंगी आप। अच्छा, एक और चीज, अब ड्यूरिंग एग्जाम, हाँ, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस सेम होते हैं जो कि सीबीएसई रिलीज करता है पहले, वही कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पाई को 22/7 लेना है। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आप वहां से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जाइए। इंस्ट्रक्शंस वहां ज्यादा पढ़ने में आप टाइम मत वेस्ट करिए, और इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनर ओरली भी बताते हैं तो उसको सुनिए, ठीक है, ध्यान से। दूसरी चीज है, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि सेक्शन ए, और यहां पर लिखा मिलेगा 1 2 3 4, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहां 3 क्वेश्चन, यहां 4 क्वेश्चन, इस तरह से ऐसा करके कुछ आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आप जब अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर शीट, ठीक है। तो जब भी आपको आंसर शीट मिल गई, और मैंने बोला कि आंसर शीट मिलते ही आप 2 मिनट का जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे, तो आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आप अपना नाम नंबर जो भी लिखते हैं वो तो अलग बात है, दैट यू विल बी इंस्ट्रक्टेड इन योर एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ। बट इसके आगे जब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे तो पेज के सबसे बीच में लिखेंगे सेक्शन ए, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आंसर, ठीक है, इस तरह से आंसर, और बड़ा बड़ा नंबर 1 क्लियरली, क्योंकि अगर आपका पेज मिला है तो यू विल हैव अ मार्जिन दिस साइड और दिस साइड, ठीक है, पहले से मार्जिन रहेगी उसमें। हाँ, तो उस मार्जिन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, ओनली क्वेश्चन नंबर्स लिखना है, ठीक है। तो यहां पर 1 और उसके आगे जो है उसका आंसर, 2 उसका आंसर, 3 उसका आंसर। अभी मान लीजिए मैंने यहां पे 20 तक लिख दिया, ठीक है, पहला सेक्शन मेरा खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है, 2-3 पेज छोड़ करके यू टेक अ स्केल, और इफ यू हैव टेकन पेंसिल विद यू इट्स वेरी गुड, पेंसिल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इफ यू हैव नॉट टेकन पेंसिल, यूज ब्लैक पेन और ब्लू पेन, आप ब्लैक पेन ब्लू पेन से स्केल रख के एक लाइन यहां पर खींच दीजिए, सो दैट इट मार्क्स द एंड ऑफ द सेक्शन ए। द पर्सन हु इज चेकिंग योर कॉपी, जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसका स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए इजी रखना है चीजें, सो दैट वो एनालाइज करे और उसे पता चले साफ साफ कि हाँ भाई सेक्शन ए का आंसर यहां पर लिखा हुआ है,
ठीक है। अब यहां पर एक हमने लाइन खींच लिया, उसके बाद में यहां पर साफ साफ लिखिए सेक्शन बी, ठीक है। और सेक्शन बी और अगेन आंसर 1 एंड स्टार्ट राइटिंग दी आंसर 1, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, तो जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन प्रूव करने का आएगा या फिर कुछ आएगा लिखने को, कुछ डेफिनेशन आएगी, तो वो सारे इस सेक्शन में आएंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लिखते रहेंगे, और एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद में हमें क्या करना है, एक आंसर जैसे मेरा खत्म हो गया तो हमें 2 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन? 2 लाइन, 2 लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर। इसके 2 फायदे हैं, 2 फायदे हैं। देखिए, अगर हम 2 लाइन छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अदर सब्जेक्ट होगा, मैंने कहा था ये टॉपिक अदर सब्जेक्ट के लिए भी है, तो अगर मान लीजिए फिजिक्स का टॉपिक है और अगर किसी ने बोला कि भाई सेकंड लॉ, व्हाट इज द सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। आपने क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ लिखा, ऐसे हेडिंग डाला, न्यूटन सेकंड लॉ ऐसे लिखा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेक्शन बी, एक बार अंडरलाइन किया, यहां पर लिखा आंसर नंबर 1 एंड क्वेश्चन इज आस्किंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऐसे लिखा, ठीक है। इसको अंडरलाइन किया, यहां से आपने न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 2 लाइन यहां पर छोड़ दी, जैसा कि आपने लाइन नहीं छोड़ी, फॉर एग्जांपल आपने लाइन नहीं छोड़ी, ठीक है, जैसा आप करते हो। फिर क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे आंसर 2, आंसर 2 लिखा, और फिर यहां से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आपका पूरा पेपर हो गया, आपके यू हैव 20 to 15 मिनट्स नाउ विद यू, रिजर्व में बच गया आपके पास। उन 20 to 15 मिनट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 to 50 हेड डाउन नहीं करना है एग्जाम में, 3 घंटे हेड डाउन नहीं करना है। 3 घंटे अगर आप हेड उठाकर रखोगे तो आपका सर नहीं टूटेगा, ठीक है। हेड डाउन नहीं करना है एग्जाम में, ये हैबिट बनानी है कि अगर आपने एग्जाम 1 घंटा पहले कर लिया है तो आपको कॉपी फिर से पढ़नी है। अगर एक बार कॉपी पढ़ लिया है तो आपको फिर से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, फिर से कॉपी पढ़नी है। ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक कि टाइम ना हो जाए। टाइम से पहले आपको कॉपी नहीं जमा करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जितनी बार आप आंसर कॉपी अपनी पढ़ोगे उतनी बार आपको 1 से 2 मार्क्स की गलती समझ में आएगी, आएगी ही आएगी। या तो घर पे भी आप प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट दे करके आप देख लेना, 1-2 बार देख करके आपको गलतियां मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ हम लिखा। अब बाद में मुझे याद आया कि यार न्यूटन सेकंड लॉ में मैं एक लाइन और ऐड कर सकता था। अब आपने लाइन छोड़ी थी नहीं, तो आप कैसे ऐड कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप ऐसा लिखिए तो आप 2 लाइन छोड़िए। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर न्यूटन सेकंड लाइन का यहां पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ करके यहां पर क्या किया, तीसरी लाइन से मैंने लिखा आंसर नंबर 2, ठीक है। और यहां पर जो भी क्वेश्चन होगा वो मैंने यहां पर आंसर लिखा और यहां से लिखना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द आंसर राइटिंग, जब मैंने देखा कि अब मेरा सब कुछ फाइनल हो गया है, तो यू कैन डू वन थिंग, अगर ज्यादा टाइम बचा है तो इस लाइन पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो आप, सो दैट योर एवरी आंसर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सारे आंसर अलग हो जाएंगे। अच्छा, आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आप कुछ भूले हैं तो भूले भटके को इस लाइन में आप, एक लाइन रहेगी आपकी रिजर्व में, वो आप इसमें लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करेगा। फॉर एग्जांपल टीचर के दिमाग में चल रहा है यार इसको तो एक ही नंबर देना चाहिए, बट उसने कुछ अच्छा पढ़ लिया लास्ट में, तो हो सकता है वो 1.5 नंबर दे दे, और 1.5 नंबर से 1.5 ऐसे कई मिल गए तो कई आधे आधे से कई नंबर बन सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरह से हम अपनी कॉपी को लिखेंगे सेक्शन में बांट करके, ठीक है। हर सेक्शन के बाद में आपको छोड़नी है 3 से 4 लाइन, और हर क्वेश्चन के बाद में आपको छोड़नी है 2 लाइन, ठीक है। और हमेशा सेक्शन को लिखना है पेज के सेंटर में, और आंसर को लिखना है हमेशा लेफ्ट साइड विच इज मार्जिन। और जब भी पेपर मिले तो यहां पर एक मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। इफ इट इज मैथ्स का पेपर तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, रफ वर्क, ठीक है। अथराइज हो आप, रफ वर्क कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, आप रफ वर्क करिए। और रफ वर्क जब पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद में एक लाइन से स्ट्राइक कर दीजिए, दैट्स इनफ। पूरा उसमें गोला बनाने की, काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप जैसे कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें यहीं से नोट करके रखिए। अगर आप मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स आप सेट करके रखिए, ठीक है भाई। और उसके बाद में आप अपना जो है स्टेशनरी आइटम्स हो गया, स्केल हो गया, शार्पनर्स हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब चीजें ले करके पहले से ही रेडी करके जाइए एग्जाम हॉल में, एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, सो दैट
your time will be saved and you will have enough time for cross checking your copies and again, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार तो कॉपी आपको करने के बाद चेक करने का टाइम रहना चाहिए। अच्छा, अब आता है कि आप लोग कहोगे कि कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर किया सेक्शन ए, यहां पर किया सेक्शन बी, ये दूसरा पेज था मेरा, ये तीसरा पेज है जहां पर मैंने किया सेक्शन सी, तो ये अलग अलग पेज है, ठीक है भाई, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे करके सेक्शन सी, ये ऐसे आंसर लिख दिया मैंने। अभी क्या था, मुझे सेक्शन बी का एक क्वेश्चन था जो नहीं आ रहा था, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 किया, क्वेश्चन नंबर 23 किया, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं, मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 कर दिया, 24 को यहां पर छोड़ दिया, नहीं किया, ठीक है। फिर लास्ट पेज जो आपके पास बचेगा बाद में जो करना है, तो यहां पर आप चुपचाप से लिख सकते हैं सेक्शन बी और उसके बाद में आंसर नंबर 24, ठीक है, बोलिए, ठीक। तो इस तरह से हम करके यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जिस सेक्शन का जो क्वेश्चन है आप उसको क्लियरली मेंशन करिए कि इस सेक्शन का ये आंसर है और इसका आंसर यहां पर लिखिए, सो दैट क्या होता है, चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे ने ये क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर करेक्टली नहीं डाला है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में फर्स्ट आंसर है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में भी 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अब इसका ये ए पार्ट है, इसका ये बी पार्ट है, इसमें 1 2 क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन, बोलो भाई, ठीक है। तो हमें अपनी आंसर शीट में क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है, यहां पर लिखना है सेक्शन कि किस सेक्शन का है, फिर आंसर नंबर 5, ठीक है, और 5 का कौन सा ए, आंसर नंबर 5 का ए, और यहां पर 5A का आंसर नंबर 1 यहां पर लिखिए। फिर यहां पर जब आंसर नंबर दोनों हो जाए तो यहां पर लिखिए आंसर नंबर 5 का बी, और यहां पर लिखिए आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। इससे क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन में हमारा सारा आंसर, सारा क्वेश्चन नंबर क्लियरली पड़ा होगा जो कि हमारी कॉपी में सेम पड़ा है। इससे जो कॉपी चेक कर रहा है उसको हेडेक नहीं होगा, और जब वो इजिली आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका माइंड रहेगा कूल। तो आपको जो आगे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनमें वो आपको दे सकता है 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा, जैसे कि आपने लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि अपनी कॉपी को हम क्लियरली लिखें, और एक आप नेट में सर्च करके कुछ टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं, देखिएगा किस पैटर्न में किस तरह से वो क्लियरली लिखा रहता है, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट ट्रिक है कि हमें कैसे ज्यादा नंबर्स गेन करना है। अब उसके बाद में मैं आपकी बात करूंगा मैथ्स के सिलेबस ब्रेकडाउन पर, ठीक है। तो सिलेबस ब्रेकडाउन में जब बात करेंगे तो आपके मैथ्स के एनसीईआरटी में लगभग 15 चैप्टर हैं, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज यहां पर आपको लिख देता हूं कि किस चैप्टर से कितना वेटेज यहां पर बनता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर से हमें 6 से 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, 6 से 8 मार्क्स का। उसके बाद में आते हैं हम पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल से हमें मिलेगा लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना है, तो एक तो फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में एक तो एचसीएफ पे ध्यान देना है, एक तो हमें एलसीएम निकालने पर ध्यान देना है, उसके बाद हमें कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे उन पे ध्यान देना है। पॉलिनोमियल में क्या क्या ध्यान देना है हमें कुछ थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, उन पर ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद में जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करने वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना है जहां पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद में आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में देखिए 2 वेरिएबल में है, ठीक है। तो यहां पर 8 मार्क्स का वेटेज इसमें बनता है मोटा मोटा। और जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, जैसे हमने पढ़े हैं कि भाई एक ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने का, कौन कौन से मेथड है, तो उन मेथड से ये बेस्ड रहता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। उसके बाद में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है हमने, एक इलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, उन सबसे इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे चल के भी ये बहुत काम आने वाला है। तो ये 6 से 8 मार्क्स का इसका रहता है वेटेज। और इसमें हमें नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको कि b² - 4ac अगर
इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो फिर लेस देन 0 हो सकता है, या तो ग्रेटर देन, हाँ लेस देन 0 या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो इनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है भाई। तो ये कितने रूट्स आएंगे, ये सारी चीजें। अब उसके बाद में आता है, हाँ इसमें से जो आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट करा करके वो सॉल्यूशन उसका मांगेगा। अब उसके बाद में आता है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 जो है आपका, इससे आएगा आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जैसे कि ए निकालना है यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है, डी निकालना है यानी कि मिडिल डिफरेंस निकालना है, उसके बाद आपको आएगा कि सम निकालना है, उसके बाद आपको आएगा कि nth टर्म निकालना है या लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद एक चैप्टर आता है ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल, तो ट्राइंगल से भी भाई 8 मार्क्स का वेटेज है, बोलो भाई। और एपी से आपका 6 मार्क्स का वेटेज था, ठीक है। ट्राइंगल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ करने के लिए आएगा, तो हमें प्रूफ पता होना चाहिए। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है और कंस्ट्रक्शन करके हम फटाफट पूरे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद में एक अल्टीट्यूड का एप्लीकेशन है, वो भी आता है, ठीक है। बट इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रूफ और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल से, ठीक है। 8 मार्क्स का मैंने बताया। मिनट आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे तो चैप्टर नंबर 7 पर। 7 चैप्टर है कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है भाई, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से आपका 4 से 6 मार्क्स का ही आएगा, बट इसके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल रहेंगे, बहुत हलवा रहेगा, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम आएगी, मिड पॉइंट वाला निकालने वाला, और उसके बाद में डिस्टेंस निकालने वाला आएगा। मैं आप इस पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री, और एक चैप्टर है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मतलब इसका यूज यानी एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो इन दोनों चैप्टर से मिला करके लगभग 10 नंबर का वेटेज रहता है, लगभग 10 मार्क्स का, ठीक है। इसमें हमें tan थीटा की वैल्यू यूज करना आनी चाहिए। tan 45 डिस्टेंस वाला जो होता है ना एक क्वेश्चन, कि अगर एक ट्री है वो स्टॉर्म से गिर गया और उसके बाद में उसके फूट से लेंथ बताइए, उसकी लेंथ बताइए, ये सारी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है चैप्टर, तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें पीवाईक्यू भी मैंने करवाया हुआ है, तो इस तरह से इनका वेटेज है। उसके बाद में अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10, इसको मैं ऊपर से मिटाता हूं। चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल का जो वेटेज है भाई वो लगभग 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए सर्कल में, ठीक है, और रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन। तो जो मैंने यहां पर बताया था कि ट्रायंगल में एक आता है कंस्ट्रक्शन, तो ये और ये दोनों मिला करके कुछ ना कुछ जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का नक्की क्वेश्चन इसमें कंस्ट्रक्शन से एक पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अब इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आएगा किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट, आप लिख लीजिए इसको, फ्रॉम अ पॉइंट। और उसके बाद में एक ड्रॉ करने को आएगा लाइन सेगमेंट, जो कि है मिड पॉइंट सेगमेंट। रेशियोज में कुछ ड्रॉ करने के लिए आएगा कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको इस रेशियो में ड्रॉ करो, इसको इस रेशियो में ड्रॉ करो, इस तरह से आएगा, ठीक है भाई। अब हमें इसमें क्या है, स्टेप्स लिखने होते हैं ना, तो जो चेक किया जाएगा वो आपके स्टेप्स चेक किए जाएंगे कि स्टेप्स बंदे ने कैसे लिखा है भाई ने, ठीक है। फिर आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो ये एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर से टीचर बहुत डराता है बच्चों को कि ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मार्क्स का इसका वेटेज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आते हैं, ठीक है। हम इसको भी अभी एक वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है भाई सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो ये तो हमारा मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें अब देखिए कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं, जैसे क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, उन सब से रिलेटेड फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप बोर्ड में बैठने के काबिल होंगे, ठीक। तो जैसे अब हाँ क्यूब हो गया, क्यूब का सिलेंडर कौन कौन सा, सॉरी क्यूब का फॉर्मूला कौन कौन सा, एक तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये सारा आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद में आता है आपका सिलेंडर और कोन और स्फेयर, इनसे क्वेश्चन बनेगा, और वो भी इसी से सरफेस एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, लगभग 10 मार्क्स का वेटेज है, तो अच्छे क्वेश्चंस में आएगा ये, बड़े क्वेश्चंस में जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टैटिस्टिक
स्टैट, तो स्टैट से भाई आएगा 5 नंबर का, ठीक है क्वेश्चन। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आप लिख लीजिए इसको, मीन, मीडियन और मोड, और एक क्वेश्चन आएगा कल्मिनेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए कोई डेटा दे दिया गया है, उसका मीन, मीडियन, मोड पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे इस स्टैट चैप्टर से। तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है, अगर इस पे भी हम फोकस करके किसी एक दिन बैठ करके पढ़ाई करेंगे थोड़ा दिन, एक दो घंटे, तो हमारा ये भी कुछ मार्क्स हम अपने खाते में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत लोगों के समझ में नहीं आती। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी को ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है 19 और 20 क्वेश्चन, उसके 19 और 20th क्वेश्चन, उसके बाद में जो 2 मार्क्स और बच रहे हैं ना, 2-3, तो हो सकता है वो क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी या सी में आ जाए। और हाँ, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो और में भी आ जाता है कभी कभी, तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का क्वेश्चन लाइंड अप रहता है, तो आप उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर लास्ट टाइम पे अभी आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो आप प्रोबेबिलिटी को ड्रॉप भी कर सकते हैं, 3 से 4 नंबर का इसमें वेटेज है। बट अगर पढ़ी है तो आप फोकस कर सकते हैं किस सेक्शन में, कॉइन में, उसके बाद डाइस में, उसके बाद में कार्ड्स में। कार्ड्स में आपको 52 कार्ड्स, उनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से प्रोबेबिलिटी में ये काम आता है, तो ये इस पे भी एक क्लास में ले लूंगा, ठीक है। तो अब देखिए जो मेन वेटेज वाले एरिया है उनको मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनमें जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, और कौन कौन सा एरियाज ऐसे हैं जिनमें बहुत कम वेटेज है, जिससे हम ज्यादा नंबर कम समय में पढ़ाई करके गेन कर पाए। तो कुछ एरियाज हैं, जैसे हम आते हैं कि भाई ट्राइंगल एक चैप्टर है, ठीक है, और उसके बाद में मेंसुरेशन है, जिसमें कि सरफेस एरिया और मैंने वॉल्यूम बताया है, ठीक है, ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद में अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा में जो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी कुछ आ जाती हैं, ठीक है। फिर रियल नंबर और सर्कल, और यहां पर ट्राइंगल लिखा, सरफेस एरिया वॉल्यूम मतलब मैंने मेंसुरेशन लिखा है, ठीक है, मेंसुरेशन, और ट्राइंगल से मतलब ट्रिग्नोमेट्री लिखी है मैंने, ट्राइग्नोमेट्री एक तरह से मानिए। तो इन सब का जो वेटेज है काफी ठीक ठाक वेटेज है, काफी अच्छा वेटेज है। अभी लो वेटेज किसका है, जो एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो इसका वेटेज बहुत लो है। उसके बाद में एक चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसका भी बहुत लो है। और एक है प्रोबेबिलिटी, और कंस्ट्रक्शन से एक ही क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन से एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में आ जाएगा, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अलजेब्रा पे पहला फोकस करना चाहिए, उसके बाद ज्योमेट्री पे, उसके बाद मेंसुरेशन पे। तो हम कैसे बढ़ेंगे अलजेब्रा में, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए ज्योमेट्री में, उसके बाद हमें जाना चाहिए मेंसुरेशन में, ठीक है। तो आप किताब उठाकर देखिएगा तो पहले के जो 5-6 चैप्टर हैं वो अलजेब्रा से रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्री आ जाती है, उसके बाद में आ जाता है मेंसुरेशन, उसके बाद में अपना ये स्टैट और प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के भी कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, प्रोबेबिलिटी भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो पहले के 6-7 चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, बहुत अच्छे से, उसके बाद वाले उससे कम अच्छे से, उसके बाद भाई मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले अगर आप रट लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं रटोगे तो आपके क्वेश्चन लटक जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी दिन मैं क्लास करके और भी इस पे जो है कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पे भी क्लास लूंगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, इतना ही मुझे इस क्लास में बताना था, तो प्लीज लाइक शेयर करना, और अपने भाइयों को जो अभी तैयारी में जुटे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you and all the best for your exams.